जुमंत्रा बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अजहर सर। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का एक बहुत ही मजेदार चैप्टर समझने वाले हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये असल में एक कहानी है, एक ऐसी कहानी कि कैसे वैज्ञानिकों ने बिखरे हुए अलग-अलग तत्वों को एक खूबसूरत, एक परफेक्ट सिस्टम में सजाया। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम जो आज हम पढ़ते हैं वो कैसे बना, कैसे एक उलझी हुई पहेली से एक पूरी तरह से सजी हुई तस्वीर तैयार हुई। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर इन तत्वों को, इन एलिमेंट्स को एक लाइन में लगाने की, उनको क्लासिफाई करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? चलिए पहले इस मुश्किल को समझते हैं जिसका सामना उस समय के साइंटिस्ट कर रहे थे। आज की तारीख में तो हम 114 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, साल 1800 के आसपास वैज्ञानिकों को सिर्फ 30 तत्वों के बारे में पता था, और जैसे जैसे नए नए तत्व खोजे जा रहे थे वैसे वैसे कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था, सब कुछ मिक्स हो रहा था। इसे ऐसे समझो, मान लो आप किसी दुकान में गए और वहां साबुन, बिस्कुट, दाल, चावल सब एक ही ढेर में पड़ा है। क्या कुछ ढूंढ पाओगे? नहीं ना। बिल्कुल यही हाल एलिमेंट्स का था। वैज्ञानिकों को एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे वो एक जैसे गुण वाले तत्वों को एक साथ रख सकें, ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छी दुकान में सारा सामान सजा होता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि इस केमिकल कंफ्यूजन को दूर करने के लिए शुरुआती कोशिशें क्या-क्या हुईं। तो सबसे पहली बड़ी कोशिश की एक जर्मन केमिस्ट योहान वोल्फगैंग डोबेराइनर ने। उन्होंने एक बड़ी मजेदार चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि कुछ तत्व 3-3 के ग्रुप में आते हैं और एक खास पैटर्न दिखाते हैं। इन ग्रुप्स को उन्होंने नाम दिया त्रिक या ट्रायड। और उनका ये आइडिया कितना शानदार था, वो यहां दिखता है। देखो, लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का अगर हम औसत निकालें तो वो लगभग 22.95 आता है, और ये सोडियम के एटॉमिक मास जो 23.0 है के बिल्कुल करीब हैं। कमाल है ना? लेकिन दिक्कत ये थी कि ये तरीका उस समय के सारे ज्ञात तत्वों पर फिट नहीं बैठ रहा था। फिर लगभग 50 साल बाद एक अंग्रेज साइंटिस्ट आए, जॉन न्यूलैंड्स, और उनका आइडिया तो और भी ज्यादा दिलचस्प था। पता है किससे जुड़ा हुआ? संगीत से। जी हाँ, संगीत। उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखा और पाया कि हर 8वें तत्व के गुण पहले वाले तत्व से मिलते जुलते थे। ठीक वैसे ही जैसे म्यूजिक में 8वां सुर सा पहले सुर सा जैसा ही होता है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर वापस सा। पर अफसोस, ये आइडिया भी अधूरा था। ये नियम सिर्फ हल्के तत्वों मतलब कैल्शियम तक ही ठीक से काम करता था। न्यूलैंड्स ने तो ये भी मान लिया था कि दुनिया में सिर्फ 56 ही तत्व हैं, और उन्होंने कुछ बिल्कुल अलग गुण वाले तत्वों को एक ही स्लॉट में भी डाल दिया था। तो ये भी फेल हो गया। और अब कहानी में एंट्री होती है असली हीरो की। वो वैज्ञानिक जिन्होंने इस पहेली को लगभग सुलझा ही लिया था, दिमित्री मेंडेलीव, जिन्हें हम आवर्त सारणी का जनक भी कहते हैं। मेंडेलीव का काम सिर्फ विज्ञान नहीं था, ये उनकी मां को एक श्रद्धांजलि थी। उनकी मां को विज्ञान पर बहुत भरोसा था। जब मेंडेलीव ने अपना काम शुरू किया, उस समय दुनिया में 63 तत्व खोजे जा चुके थे। उनका तरीका बड़ा ही सीधा और असरदार था। उन्होंने 63 ताश के पत्तों जैसे कार्ड्स लिए, हर कार्ड पर एक तत्व का नाम और उसके गुण लिखे, खासकर ये कि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करता है। फिर उन्होंने इन कार्ड्स को एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में लगाना शुरू किया, और जिन तत्वों के गुण एक जैसे थे उन्हें एक के नीचे एक रख दिया, और इसी से जन्म हुआ उनके मशहूर आवर्त नियम का। लेकिन मेंडेलीव की असली जीनियस वाली बात ये नहीं थी कि उन्होंने क्या अरेंज किया, बल्कि ये थी कि उन्होंने क्या नहीं अरेंज किया। उन्होंने हिम्मत दिखाई और अपनी टेबल में कुछ जगहें जानबूझकर खाली छोड़ दीं। ये जगहें उन तत्वों के लिए थीं जो उस समय तक खोजे ही नहीं गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इन आने वाले तत्वों का नाम तक सोच लिया था। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे जो खाली जगह थी, उस तत्व को उन्होंने नाम दिया एका एल्यूमिनियम, जिसका मतलब था एल्यूमिनियम के बाद एक, और उन्होंने उसके गुणों की भविष्यवाणी भी कर दी। और अब देखिए असली जादू। सालों बाद जब गैलियम नाम का तत्व खोजा गया तो उसके गुण मेंडेलीव की भविष्यवाणी से लगभग हूबहू मिलते थे। एटॉमिक मास देखो, ऑक्साइड का फॉर्मूला देखो, क्लोराइड का फॉर्मूला देखो, सब कुछ लगभग वही।
ये उनकी टेबल की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत था। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मेंडलीव की टेबल बहुत शानदार थी, लेकिन वो भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं थी। आज हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस्तेमाल करते हैं, उसे बनाने के लिए एक और बड़े आइडिया की जरूरत थी। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे करीब 100 सालों तक वैज्ञानिकों की मेहनत चलती रही। डोबेराइनर से शुरू हुई कहानी न्यूलैंड से होते हुए मेंडलीव तक पहुंची, और फिर 1913 में आया असली गेम चेंजर, हेनरी मोज़ले का काम। मोज़ले ने ये खोज निकाला कि किसी तत्व का असली फंडामेंटल गुण उसका एटॉमिक मास नहीं, बल्कि उसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि उसके एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या। और बस इस एक छोटी सी बात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस एक बदलाव ने मेंडलीव की टेबल की सारी गड़बड़ियों को ठीक कर दिया, जैसे कोबाल्ट और निकल वाली प्रॉब्लम। मेंडलीव को कोबाल्ट को निकल से पहले रखना पड़ा था, जबकि उसका मास ज्यादा था। लेकिन एटॉमिक नंबर के हिसाब से कोबाल्ट 27, निकल 28 से पहले ही आता है। प्रॉब्लम सॉल्व। साथ ही आइसोटोप्स यानी समस्थानिकों की जगह भी अपने आप तय हो गई। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि विज्ञान एक सफर है। यहाँ कोई भी आइडिया, चाहे वो अधूरा ही क्यों ना हो, बेकार नहीं जाता। डॉबेराइनर और न्यूलैंड्स की अधूरी कोशिशों ने मेंडलीव के लिए रास्ता तैयार किया, और मेंडलीव की शानदार लेकिन थोड़ी सी कमी वाली टेबल ने उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रास्ता खोला, जो आज केमिस्ट्री की दुनिया की बुनियाद है। तो सोचिए, एक अधूरा आइडिया भी एक क्रांति की शुरुआत कर सकता है।